गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग बाय इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, राइट? एक बार बताओ, पहले आवाज आ रही है? एक बार बता दो, वॉइस क्लियर है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है? आवाज तो बता दो भैया, आवाज आ रही है कि नहीं? वॉइस आ रही है? यस नो बोलो कोई लोग। आवाज आ रही है क्या? ओके, ठीक है। चलो, तो कल हम लोगों ने टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में देखा था, राइट? तो अभी हमारा एक टॉपिक इसमें बचता है मेटल्स एंड मेडिसिन में। तो हम पढ़ेंगे कुछ ड्रग्स के बारे में जहां पर मेटल का इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कल हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कल हम लोगों ने विल्सन डिजीज पढ़ा था, राइट? तो देख लेते हैं विल्सन डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम विल्सन्स डिजीज हैव विल्सन्स डिजीज हैव कल हमने पढ़ा था विल्सन डिजीज के बारे में, राइट? विल्सन डिजीज क्यों हो रही थी वो आपको पता होना चाहिए, राइट? कल हम लोगों ने कल मैंने आपको बताया था ये बातें। तो देखो, पहला ऑप्शन है लो लेवल ऑफ कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सेकंड, हाई लेवल ऑफ कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अगला, लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन सेरुलोप्लाज्मिन। अगला है हाई लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, बताओ इसमें से क्या पढ़ा था हमने कल? विल्सन डिजीज का रीजन क्या था? ऑप्शन सी, राइट? जो कॉपर स्टोरेज प्रोटीन सेलुलोप्लाज्मिन थी वो क्या था, उसका लो लेवल था, इसीलिए कॉपर का स्टोरेज नहीं हो पा रहा था। कॉपर ब्लड में क्या हो गया था, ज्यादा। कहाँ कलेक्ट हो जाता है वो, कहाँ जो है एकुमुलेट हो जाता था वो, मेनली कहाँ पर हो जाता था? ब्रेन में और किडनी में। कल हमने लिवर में, राइट? गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने इस पढ़ा था, राइट? ठीक है, तो जो विल्सन डिजीज होती है दैट इज बिकॉज ऑफ लो स्टोरेज ऑफ कॉपर बाय सेलुलोप्लाज्मिन। मैंने बताया था कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट? मतलब अगर पेरेंट्स में होगा तो जो बच्चे होंगे उनमें भी ये ट्रांसफर होता है, ठीक? तो ये, और ट्रीटमेंट के क्या तरीके थे कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इसको ट्रीट करना चाहते हो या इसको कंट्रोल करना चाहते हो, ट्रीटमेंट के लिए तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। वहां जीन के आपको सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा या जीन को आपको बदलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे नॉर्मल तरीके से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोगों ने बोला था हम कुछ ऐसे चीलेटिंग लिगेंड यूज करते हैं जहां पर सॉफ्ट डोनर एटम होता है, राइट? जैसे हमने पढ़ा था कि
2,3 डाइमरकेप्टोप्रोपेन 1 ऑल या डी पेनिसिलामाइन, इसको हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ विल्सन डिजीज, है ना। जैसे कॉपर का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज्यादा ना हो, जैसे लिवर डैमेज ना हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज ना हो, वो बचा रहे। ठीक है, इतनी बातें कल हमने पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ेंगे मेटल्स इन मेडिसिन, राइट, कि जो हमारे मेटल्स हैं, अभी हमने पढ़ा था टॉक्सिक इफेक्ट, मरकरी टॉक्सिक था, कैडमियम टॉक्सिक था, राइट, हमने पढ़ा आर्सेनिक टॉक्सिक था, हमने पढ़ा कि कॉपर जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा था, लेड शो कर रहा था, बाकी भी मेटल शो करते हैं, लेकिन हमने ज्यादातर उनको लिया जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट उनका बहुत ज्यादा है। अभी हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो टॉक्सिक ही नहीं है, उनका जो है क्या, वो मेडिसिन में भी यूज किए जाते हैं, वो उनका मेडिसिनल यूज भी है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हम लोग मेटल्स इन मेडिसिन। और ध्यान से सुनो, अब एग्जाम में क्वेश्चन डेप्थ में आने लगा है। अभी मुझे वो नेट का क्वेश्चन मिला नहीं, मैं आपको कल की क्लास में आपको करवा के दिखाऊंगा, तो ध्यान से सुन ले एक बात। जब भी कोई टॉपिक पढ़ना हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो या डिजीज से रिलेटेड हो, थोड़ा सा डेप्थ में आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। नहीं, अगर सुपरफिशियली पढ़ोगे तो आप नेट के क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक, कि अगर आपको ठीक से नॉलेज नहीं है, आपने थोड़ा सा भी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। आपको एक दो स्टेटमेंट जरूर पता होगा, बाकी स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो, इसलिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा। मेटल्स इन मेडिसिन, ठीक। तो मेटल्स जो है मेडिसिन में कई तरह के, मतलब ढेर सारे ऐसे मेटल्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं, मतलब वो मेडिसिन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं, एंटी कैंसर एजेंट, राइट, एंटी कैंसर एजेंट, इमेजिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं, राइट, एंटी आर्थराइटिस एजेंट, एंटी आर्थराइटिस, आर्थराइटिस ड्रग्स उसमें यूज किए जाते हैं ये, राइट। कैंसर में एक और थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज की जाती हैं, ड्रग्स फॉर मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो प्रीवियस वाले, मतलब एमएससी फर्स्ट ईयर में हो आप, ठीक है, अभी बता देंगे भैया, पहले पढ़ लो, ठीक है, पहले पढ़ो आराम से यार। ठीक है, देखो, ड्रग्स फॉर मेंटल डिसऑर्डर, एंटी कैंसर ड्रग, इमेजिंग एजेंट, तो इनके सबके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, मैं बाद में आपको बता दूंगा। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंटी कैंसर एजेंट से। ठीक है, देखो यहां पढ़ते हैं हम लोग एंटी कैंसर एजेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ना उनके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम में वही आता भी है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक, चलो, एंटी कैंसर एजेंट्स में जो सबसे कॉमन हमारी ड्रग है वो क्या है, वो है सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन, राइट, मतलब क्या है ये, सिस PT NH3 ट्वाइस Cl2, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिस, नाम क्या लिखते हैं इसका, सिस डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम डाई क्लोरो प्लेटिनम 2। देखो तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है इसमें, सुनो, ये सिस्प्लेटिन, इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम, ये तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। आपको नेम भी पता होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो उसका जो कमर्शियल नेम है वो क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो क्या आता है, सिंपली PT NH3 Cl। ठीक है, यही है सिस्प्लेटिन, और ये क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है, और बहुत इफेक्टिव है ये। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और,
डिस्कवरी के बारे में थोड़ा जान लो। डिस्कवर्ड बाय या प्रिपेयर्ड बाय एंड कोवर्कर्स इन मिड 1960s। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। किसमें? आपको पता है ना, कैंसर आज भी प्रॉपर तरीके से अगर वो फोर्थ स्टेज में चला जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो लास्ट स्टेज में चला जाता है, तो ट्रीटमेंट उसका बहुत डिफिकल्ट है। ये ड्रग लेकिन ना, अगर आप नॉर्मल स्टेज में है, शुरुआत की स्टेज में अगर कोई पेशेंट है, तो ये ड्रग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इवन आपको पता है दुनिया में जो तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है कैंसर की, ध्यान सुनो, पूरे दुनिया में जो तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवा है, वो क्या है? सिस्प्लेटिन है। तो जो कैंसर की जितनी भी मेडिसिन आती है ना, उसमें से सबसे तीसरी सबसे ज्यादा जो है यूज होने वाली मेडिसिन है सिस्प्लेटिन। इतनी इंपॉर्टेंट है ये, राइट? तो नेम और ये बाकी सारी चीजें। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर यही मॉलिक्यूल होगा तो सिर्फ जो है एंटी कैंसर एक्टिविटी होगी, राइट? यहां पे आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, उनके पास भी क्या होगा? एंटी कैंसर एक्टिविटी। यहां से आप इस ग्रुप को भी रिप्लेस कर सकते हो, उसके पास भी क्या होगा? एंटी कैंसर एक्टिविटी। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ एमीन ही होना चाहिए। क्यों होगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा। इस पूरे सिस्टम को आप थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये समझा दूंगा कि प्लेटिनम के साथ एमीन क्यों जरूरी है, ये सिस क्यों जरूरी है, ये न्यूट्रल क्यों जरूरी है, प्लेटिनम ही क्यों जरूरी है। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, और आपको ये भी पता चलेगा कि ये जुड़ता किससे है, और जिससे जुड़ता है उसी से क्यों जुड़ता है। क्योंकि एग्जाम में अब ना आपसे सिर्फ ये नहीं पूछता कि सिस्प्लेटिन बताओ एंटी कैंसर ड्रग है, आपसे सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर भी पूछेगा, ये पूछेगा कि वो उसका फंक्शन क्या है, मतलब क्या काम करता है जिससे उसके पास एंटी कैंसर एक्टिविटी आ रही है। वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, बट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, सब कुछ आपको सब समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, अब देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ ये ऐसा नहीं कि यही है। देखो, इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, पीटी NH3 ट्वाइस X2, मतलब Cl की जगह पे बाकी भी हैलाइड हम ले सकते हैं, राइट? जैसे यहाँ पर X क्या हो सकता है? ClBr। ये भी, इसके पास भी क्या होगा? एंटी कैंसर एक्टिविटी। बट ध्यान रखना, सिस्प्लेटिन इसका नाम है, जहां पर Cl होगा उसका नाम क्या है? सिस्प्लेटिन। तो अगर सिस्प्लेटिन पूछे तो यही बनाना, समझ गए? यहाँ Cl लगाना, यहाँ क्या लगाना? अमोनिया। ठीक, इसके पास भी क्या होता है? एंटी कैंसर एक्टिविटी। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, प्लेटिनम EnX2, राइट? इसके पास भी EN मतलब इथाइलिन डाइमीन। ऐसे देखो, ऐसे इथाइलिन डाइमीन हो गया, यहाँ X, यहाँ X, यहाँ पर X क्या हो जाएगा? ClBr। ठीक है, इसके पास भी क्या है? एंटी कैंसर एक्टिविटी। या ऐसे भी कर सकते हो आप, PT, देखो इधर, EnX, राइट? और यहाँ जो X है क्या है? वो मेलोनेट, ये मेलोनेट हो सकता है, मेलोनेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, राइट? बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। या यहां पे ले सकते हो आप ऑक्सलेट, ये सबके बारे में आप जानते हो, ठीक है? बाइडेंटेट लिगेंड। ये सब लोग, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे लोग क्या शो करते हैं? एंटी कैंसर एक्टिविटी। ठीक, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग बेटा। तो इन सब लोग के पास एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है। ठीक है, आगे देखो एक चीज और। अब यहां पर कुछ कॉमन में एंटी कैंसर ड्रग के नाम लिख रहा हूं। देखो, सबसे कॉमन ये है Cl, ये हो गया। ठीक, दूसरा देखो, एक ये है PC डबल बॉन्ड O। दो का नाम जरूर ध्यान रखना, बाकी भले किसी का ना ध्यान रखो। इसका, इसको बोलते हैं कार्बोप्लेटिन, और इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। जिनमें इन दोनों को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज यही होती है, मोस्ट यूज्ड मेडिसिन फॉर
एंटी या फॉर कैंसर। तो जो भी प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होना लिए दोनों का नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बोप्लेटिन बोलते हैं इसको, और यहाँ स्पाइरो है, ठीक है, देख लो, इसे ध्यान रखना, इसे जोड़ना, ठीक। कुछ और भी होती हैं जिसमें नेडा प्लेटिन बोलते हैं, राइट। कोई जरूरत नहीं है हमें सबका स्ट्रक्चर याद हो, बट इन दोनों को जरूर ध्यान रखना। ये क्या है? सिस्प्लेटिन। ये क्या है? कार्बोप्लेटिन, ठीक। अब देखो, जैसे सिस्प्लेटिन है ना, ध्यान सुनो मेरी बात। एक सबसे पहला सवाल तो ये कि प्लेटिनम का ये कॉम्प्लेक्स जो है वो दो ज्योमेट्री शो कर सकता है। ध्यान से देखो, NH3, ये सिस, और ये Cl, ये NH3, ये NH3, ये है सिस कॉम्प्लेक्स, ये है ट्रांस कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखना, ये एक्टिव होता है बस, ये है एक्टिव, ये क्या होता है? इनएक्टिव। मतलब इसके पास ही, सिस वाले के पास एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है, एंटी कैंसर एक्टिविटी। इसके पास एंटी कैंसर एक्टिविटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आगे मैं आपको समझाऊंगा। एंटी कैंसर एक्टिविटी नहीं है। ये क्यों नहीं है अभी हम आगे आपको समझाएंगे कि यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, ठीक। तो पहले आप दवा का नाम ध्यान रखो कि सिस्प्लेटिन नाम है, स्ट्रक्चर क्या है, सिस अरेंजमेंट है, कार्बोप्लेटिन कौन सा होता है, राइट। ट्रांस में ऐसा पावर नहीं है, सिस में ऐसा पावर है। इफेक्टिव दो ही है, सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन, सबसे ज्यादा यूज उन्हीं का किया जाता है, ठीक है, फॉर एंटी कैंसर पर्पज। इतनी बात समझ में आ रही है? इसी के साथ एक एसोसिएटेड सवाल आता है एग्जाम में, हालांकि वो ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सिस्प्लेटिन को सिंथेसाइज कैसे करोगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जो प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स है उनको हम बहुत कॉमनली स्टडी करते हैं स्क्वायर प्लेनर में। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, राइट। तो हम थोड़ा सिंथेसिस भी देख लेते हैं कि सिस्प्लेटिन की सिंथेसिस कैसे करेंगे, ठीक। क्योंकि ये आपको जो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा, बट यहां भी थोड़ा ध्यान रख लो इसको। सिंथेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन। ठीक, तो क्या लेते हैं यहां पर? PtCl4 2- ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर NH3 ऐड करते हैं, क्या बन जाएगा? Cl- बाहर निकाल दो, यहां से बन जाएगा Pt NH3 Cl Cl Cl, यहां हो जाएगा माइनस, फिर पे यहां NH3 ऐड करो, फिर से यहां Cl निकल जाएगा। अब देखो कौन सा Cl निकालोगे, ध्यान देखो इधर, इसको मत निकालना, राइट। चाहे इसको निकालना, चाहे इसको निकालना, क्यों? क्योंकि इस Cl के पास ट्रांस, देखो इसको निकालने के लिए इसके पास हाई ट्रांस डायरेक्टिंग पावर चाहिए, इसके पास नहीं है। गुड मॉर्निंग भैया, इसके पास नहीं है। तो ये जब अटैक करेगा ना, तो ये Cl यहां से रिप्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है उसके पास वीक ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है, वो अपने ट्रांस वाले को उतना जल्दी रिमूव नहीं कर पाता। इस Cl के पास स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है तो अपने ट्रांस वाले को जल्दी से रिमूव करेगा, या इस Cl के पास भी स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग पावर होती है तो अपने ट्रांस वाले को रिमूव करेगा। तो चाहे आप इसको हटा दो, चाहे आप इसको हटा दो, इसको मत हटाना क्योंकि इसके पास क्या होता है? वीक ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, ठीक है। तो ऐड करोगे चाहे इसको किसी को हटा दो आप, यहां हो जाएगा NH3 Cl Cl, क्या बन गया? सिस्प्लेटिन, ठीक है, ठीक है। वाइब्रेनियम कौन सा मेटल है भैया, राइट। इतनी बात ध्यान रखना। अब देखते हैं कि जो सिस्प्लेटिन है उसका एक्शन क्या है, काम क्या करता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन ऐसा क्या करता है जिससे उसके पास एंटी कैंसर एक्टिविटी है, ये समझता है, ठीक है। ये हो गया, बताओ।
सिंथेसिस जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, PtCl4 2- ले लो, अमोनिया ऐड कर दो, 2 स्टेप में बन जाएगा ये। ठीक, तो ये न्यूट्रल है, अमोनिया यहां पे है। हो जाएगा इतना। वाइब्रेनियम पता नहीं यार, वाइब्रेनियम पता नहीं, केमिस्ट्री में तो नहीं सुना मैंने। ठीक है, वाइब्रेनियम मेटल तो नहीं, वाइब्रेनियम कौन सा मेटल है? वेनेडियम सुना है, निबोनियम सुना है। ठीक है, चलो अब देखो यहां ध्यान से समझो। एक चीज यहां से ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। ऐसा इसकी स्टडी से ऐसा बताया गया है, ध्यान सुनो। अच्छा, वो अरे वो साई फाई मूवीज में कुछ भी दिखाते रहते हैं वो लोग। ठीक है, देखो यहाँ देखो, प्लेटिनम में Cl ये अमोनिया अमोनिया है, राइट। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि इसकी स्टडी से ये देखा गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा, ट्रांस काम क्यों नहीं करता, सिस काम क्यों करता, सिस क्यों जरूरी है, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो सिस प्लेटिन है, इसकी स्टडी से ये कंक्लूजन निकाला गया। क्या कंक्लूजन निकाला गया? कि जो भी आपका सिस्टम अच्छा एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम करेगा, उसके पास 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आयनिक होगा वो नहीं करेगा, लेकिन न्यूट्रल जो है थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा। सेकंड, जो यहां पर Cl के ट्रांस में, ध्यान सुनो, यहां जो इसके ट्रांस में ये होने चाहिए, ये लोग, इनके पास वीक ट्रांस डायरेक्टिंग पावर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो आपका सिस्टम न्यूट्रल हो, जिससे पैसिव डिफ्यूजन हो जाए। दूसरा ये जरूरी है कि जो आपके लीविंग ग्रुप के ट्रांस में यहाँ NH3 है, ये NH3 क्या होनी चाहिए, या जो लीविंग ग्रुप के ट्रांस में जो यहाँ पर लिगैंड है, उनके पास क्या होना चाहिए? वीक ट्रांस डायरेक्टिंग पावर। या कहने का मतलब वो क्या होने चाहिए? एमीन होने चाहिए। इसलिए जो कॉमनली 2 ड्रग यूज की जाती हैं, मेनली सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन, वहां पर दोनों में एमीन लगा हुआ है। इधर भी अमोनिया लगा हुआ है, उधर भी अमोनिया लगा हुआ है, दोनों केस में। समझ गए? तो ये जरूरी है पैसिव डिफ्यूजन के लिए। ब्लड के थ्रू कहां जाना है उसको? सेल के अंदर जाना है, तभी तो सेल को किल करेगा। ठीक, मैं लिख देता हूं, आप कभी ध्यान से दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में जरूर आएगा ये। खैर मैं भी समझा ही दूंगा। देखो, इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट suggested that anti-cancer drug should be, पहला ध्यान सुनो, न्यूट्रल, ऐसा नहीं कि आयनिक नहीं होगा। सेकंड, देयर शुड बी न्यूट्रल एंड, ऐसे न्यूट्रल should be neutral and it should have ध्यान सुनना, weak trans directing ligand, right, trans to लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के ट्रांस में जो लिगेंड होना चाहिए उसके पास वीक ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, बहुत जरूरी है। अगर वीक ट्रांस डायरेक्टिंग पावर नहीं होगा ना तो ड्रग की एक्टिविटी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, दैट इज एमीन। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो यहाँ पर 2 कंक्लूजन निकाला गया है उसका रीजन क्या है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? न्यूट्रल होने से क्या हो जाएगा? वो ड्यू टू दिस, न्यूट्रल होने की वजह से क्या हो जाएगा? पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा। पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव मतलब बिना एनर्जी के। मैंने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव में एनर्जी देनी पड़ती है, पैसिव में एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ ड्रग इनटू साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जरूरी है। ठीक, अभी आपको समझ में आएगा। देखो सिंपल सी बात है, खुद से सोचो कि देखो ये मान लो पर्सन है यहाँ पर ऐसे,
इसको प्रॉब्लम है, ठीक है, कैसे। अब ये मान लो यहाँ से ड्रग लेता है, यहाँ पे लेता है सिस्प्लेटिन या ड्रग लेता है कोई एंटी कैंसर ड्रग, ठीक। अब इसके यहाँ पे ब्लड में आया ड्रग, ब्लड से कहाँ जाना है, सेल के अंदर। सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, ये कैंसर सेल है, इसके अंदर जाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये जो है ना, ये ड्रग जब यहां से लेगा उसके बाद ये सीधे जो है ब्लड से यहां जानी चाहिए अंदर। यहां जब तक नहीं जाएगा तब तक कैंसर सेल को क्लियर, वो क्या करेगा, वो कैंसर सेल को डैमेज नहीं करेगा। डैमेज नहीं करेगा तो किल नहीं होगा, किल नहीं होगी डिजीज खत्म कैसे होगी। इसलिए यहां से यहां जाना क्या है, जरूरी है। और देखो यहां से यहां जब ये पहुंचे ना, तो इसकी जो स्टेट है वो मेंटेन रहे, ऐसा नहीं कि टूट जाए, किसी दूसरे सिस्टम में बदल जाए। इसलिए जरूरी है कि न्यूट्रल अगर होगा तो, अगर न्यूट्रल है तो कोई भी चार्ज स्पीसीज अगर न्यूट्रल होगा तो कोई भी चार्ज स्पीसीज इससे इंटरेक्ट नहीं करेगी, तो आसानी से फ्लो हो जाएगा। अगर इसके पास चार्ज होगा तो जो चार्ज स्पीसीज ब्लड में है वो क्या करेंगे, इससे बाइंड कर लेंगे, इससे बाइंड कर लेंगे, इसका फ्लो क्या करेंगे, रोक कर देंगे, रोक देंगे। खुद से सोचो कि ये मेडिसिन है, अगर इस पे चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ब्लड में जो आयंस हैं वो इससे बाइंड कर लेंगे कि नहीं। बाइंड कर लेंगे तो हो सकता है इसको साइटोप्लाज्म के अंदर ही ना जाने दे, या ऐसा हो सकता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर करे, सेल के अंदर इंटर करे तो ज्यादा कंसंट्रेशन जा ही ना पाए, इसकी जितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है एक्टिविटी के लिए वो कंसंट्रेशन पहुंच ही ना पाए, तब भी तो काम नहीं करेगा ना ड्रग, ठीक है। और दूसरा, यहाँ लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगैंड है वो वीक होने चाहिए, जिससे कि आपका ये ड्रग जो है डैमेज ना हो जाए यहाँ पहुंचने से पहले। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वीक ट्रांस डायरेक्टिंग लिगैंड है तो जो सीएल लगा हुआ है वो जल्दी से निकलेगा नहीं, मतलब वो आराम से फ्लो करता हुआ पहुंच जाएगा वहां तक। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग लगा देंगे तो सीएल जल्दी से हट जाएगा, क्योंकि और भी तो न्यूक्लियोफाइल ब्लड में होते हैं, वो सीएल को रिप्लेस कर देंगे, राइट। और भी बहुत सारे आयन ब्लड में होते हैं जो सीएल को रिप्लेस कर देंगे तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी उसकी। इसलिए जो सामने वाला लिगैंड होना चाहिए वो वीक ट्रांस डायरेक्टिंग होना चाहिए। अच्छा ठीक है, लिखेंगे इस बार से, ये ड्रग है, ये पर्सन यहाँ ब्लड से साइटोप्लाज्म में गया, कैंसर सेल को किल करेगा, ठीक। ये क्यों जरूरी है, अगर न्यूट्रल होगा तो इजिली फ्लो हो जाएगा, आराम से ज्यादा कंसंट्रेशन या रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन सेल के अंदर पहुंच जाएगी। वीक ट्रांस डायरेक्टिंग क्यों होना चाहिए, जिससे सीएल निकल ना जाए जल्दी से, क्योंकि निकल गया तो दूसरा कंपाउंड बना लेगा, तो ड्रग पता लगा रिएक्शन करके पहले ही कुछ बना ली, वहां तक पहुंची ही नहीं जहां तक उसको जरूरत है पहुंचने की। ये दोनों पॉइंट समझ में आए। न्यूट्रल होने से क्या होगा, आसानी से फ्लो होके साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाएगा, राइट। वीक ट्रांस डायरेक्टिंग या अमोनिया लिगैंड होने से सीएल जल्दी से नहीं निकलेगा, वो जल्दी से नहीं निकलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो उसी फॉर्म में जो है वो सेल के अंदर पहुंच जाएगा, तभी एक्टिविटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए जरूरी है ये, ठीक। चलो अब ध्यान से समझते हैं, अब देखते हैं कि काम क्या करता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिस्प्लेटिन या एंटी कैंसर ड्रग, मेनली सिस्प्लेटिन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। काम क्या करता है ये, देखो इसका जो बेसिक टारगेट है, देखो ये क्या करता है, सेल के डीएनए को डैमेज कर देता है। अब आपको पता है, अगर थोड़ा बहुत भी बायो आपको आती होगी तो आपको पता है डीएनए जब सेल का डिवीजन होता है तो डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन। हर सेल के साथ डीएनए का एक, अगर 5 सेल बनी है सबके साथ डीएनए जाता है। अगर डीएनए को जो है हम लोग ब्रेक कर दें या डीएनए को डैमेज कर दें तो सेल का जो डिवीजन है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो आपको पता है सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है ना, हर सेल के साथ डीएनए भी तो जाता है, यस या नो। राइट। जब सेल डैमेज होती, सेल जो ब्रेक होती है, एक सेल दूसरी में गई, दूसरी 4-5 सेल बनती हैं एक सेल से, जब सेल डिवीजन होता है उस समय तो डीएनए जो होता है एक सेल से दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, पांचवें में जाएगा, सबके साथ डीएनए जाता है। लेकिन अगर हम जो सेल हमारी है उसके सेल के डीएनए को ही हम तोड़ दें, ऐसा कुछ कर दें कि डीएनए का रेप्लिकेशन ही ना हो पाए, तो इसका मतलब सिंपल है कि जो फर्दर सेल डिवीजन होगा वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा वो। ये वही काम करता है, ये डीएनए को डैमेज कर देता है। तो इसका टारगेट क्या है, डीएनए है कैंसर सेल का। समझ में आई बात ये।
एंटी कैंसर ड्रग या सिस्प्लेटिन का बेसिक टारगेट क्या है? डीएनए ऑफ कैंसर सेल। ठीक, ये किसको टारगेट करता है? जो कैंसर सेल होती है उनकी डीएनए को डैमेज कर देगा, राइट? तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? द बेसिक टारगेट, ये ध्यान रखना, ठीक है, बेसिक टारगेट ऑफ सिस्प्लेटिन is DNA of cancer cells, right? It damages the DNA of cancer cells, hence blocking the replication of DNA, blocking the replication of DNA। तो कहने का मतलब है सेल के डिवीजन को रोक देता है या कम कर देता है। कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या यही तो है ना, सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है उसमें। ये क्या करता है? डीएनए को ही डैमेज कर देगा। डीएनए अगर डैमेज हो गया तो सेल डिवीजन स्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो इफिशियंसी है डिजीज की, धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं? उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या मतलब डिजीज को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करता है डीएनए में? देखो डीएनए में क्या करता है, जो डीएनए के पेयर्स होते हैं उनमें ये डीएनए के जो पेयर्स होते हैं उनसे बाइंड करता है। अब ध्यान से सुनना, तो डीएनए को डैमेज करेगा, राइट? कैंसर सेल में ब्लॉक कर देगा रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए को। ठीक, अब देखो आपको पता है कि डीएनए में जो होता है बेसिस होते हैं ना, पिरिमिडीन बेस होता है, प्यूरिन बेस होता है, ये तो पढ़ा है ना आपने? पिरिमिडीन बेस, प्यूरिन बेस, ये पढ़ा है ना आपने? तो क्या करता है देखो, लिखता हूं मैं, इट इंटरैक्ट्स विद बेसिस ऑफ डीएनए, राइट? तो जो डीएनए के बेसिस होते हैं प्यूरिन बेस, पिरिमिडीन बेस, उनसे ये जुड़ता है। देखो क्या करेगा जुड़ के, देखो इधर ध्यान से, प्यूरिन बेस जो हमारे पास है और हमारे पास जो है पिरिमिडीन बेस, ये पोजीशन ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं लिखने जा रहा हूं भाई। यहां पर दो लोग होते हैं ना, एडेनिन, ग्वानिन, यहां ये जुड़ता है साइटोसिन से सिर्फ। तो देखो एडेनिन ग्वानिन से जुड़ता है कौन सी पोजीशन से? N7। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा N7 पोजीशन कौन सी है। एडेनिन ग्वानिन की N7 पोजीशन से जुड़ता है, मेनली किसके? ये ध्यान रखना, इसके। तो ये जो इसकी एक्टिविटी है, इसमें प्लेटिनम किससे जुड़ता है? ग्वानिन की जो N7 पोजीशन होती है, ग्वानिन में जो N7 का मतलब अभी आपको पता चलेगा N7 क्या होता है, उससे प्लेटिनम जुड़ता है। साइटोसिन में किससे जुड़ता है? N3 पोजीशन से। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली इसे जुड़ता है, मेनली इसी से जुड़ता है, मेनली इंटरैक्ट विद ग्वानिन। तो समझ में आया? डीएनए को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है? जो बेसेस है उनके पास लोन पेयर है, मेटल क्या करेगा? अपने सीएल को हटा देगा, राइट? सीएल को हटाने के बाद जो उसके पास बैकएंड कोऑर्डिनेशन साइट बचेगी, वहां पर जो डीएनए के बेसेस होते हैं वो उससे जुड़ जाएंगे। ठीक, जैसे ही बेसेस जुड़ेंगे वैसे ही जो उनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, राइट? स्ट्रक्चर जो होगा बेंट हो जाएगा, डीएनए जो है ब्रेकडाउन शो करने लगता है। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और डीएनए का रेप्लिकेशन बंद होने का मतलब सेल डिवीजन क्या हो गया? कंट्रोल। तो अब फर्दर जो सेल का डिवीजन हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। तो धीरे 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 जो है वो जो कैंसर है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, किससे जुड़ता है? प्यूरिन से भी जुड़ता है, पिरिमिडीन से भी, लेकिन मेनली किससे जुड़ता है? ग्वानिन। कौन सी पोजीशन से? N7। समझ में? अब इससे जुड़ने के बाद क्या होगा? जब इससे जुड़ता है ना, ऑन इंटरेक्शन विद बेसिस क्या क्या होता है? देखो बेंडिंग होती है। बेंडिंग मतलब जो आपका डीएनए मान लो ऐसे सर्कुलर ऐसे
ऐसे होता है ना डीएनए, ऐसे ऐसे करते हो आप। बेंडिंग होने का मतलब है जो आपका स्ट्रक्चर है ना ये झुक जाता है इसकी तरफ, ऐसे इसकी तरफ झुक जाएगा। मतलब जो आपका नॉर्मल उसका अरेंजमेंट होता है वो ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मान लो ऐसे अरेंजमेंट है उसका, तो ऐसे मुड़ जाता है, वो बेंडिंग हो जाती है, राइट। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेकिंग या रप्चर, और सिस्टम जो होता है ट्विस्ट हो जाता है, वो बाइंडिंग जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। और ये सब चीजें ना ये डीएनए के रिप्लिकेशन को ब्लॉक कर देती हैं। डीएनए रिप्लिकेशन क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड, ये बंद हो जाता है। जब ये सब होगा ना तो डीएनए रिप्लिकेट हो नहीं पाएगा, राइट। ठीक है, डीएनए अगर रिप्लिकेट नहीं हो पाया, इसका सिंपल सा मतलब है सेल डिवीजन ब्लॉक हो गया। इसका मतलब जो है, जो एक सेल से दूसरी सेल कैंसर की बन रही थी, दूसरी से तीसरी बन रही थी, तीसरी से चौथी बन रही थी, उसको हमने रोक दिया है। ठीक है, हाँ बनवा देंगे भैया, बनवा देंगे, बनवा देंगे, बोल दूंगा मैं आज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। किससे इंटरेक्ट करेगा, जो बेसिस होते हैं उनमें से प्यूरिन से भी कर सकता है, प्रीमिन, लेकिन मेनली ध्यान रखना मेन फंक्शन इसी से है। तो इसका मतलब अगर सब कुछ भूल, ग्वानिन को मत भूलना, ग्वानिन की N7 पोजीशन से जुड़ता है ये। ठीक, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे जुड़ता है। देखो इधर, देखो यहां पे मैं लिखता हूं ए, यहां पर पी, पी मतलब फॉस्फेट, राइट। ए जी पी, जी पी ए, एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए का, ये फॉस्फेट है, ठीक है, बीच में। दूसरा स्ट्रैंड में लेता हूं टी पी, यहां पर ये तो जानते हो ना, एडेनिन ग्वानिन के साथ, एडेनिन थाइमीन के साथ, और बाकी ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये तो पढ़ा होगा आपने, ऐसे। ये है डीएनए का स्ट्रैंड, और इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इधर, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये क्या है, डबल ये है, ठीक है। अब देखो ड्रग क्या करती है, जो सिस्प्लेटिन आपका आएगा, देखो ध्यान से, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन में बेसिकली देखो यहां पर ये काम, ये जुड़ता है इससे, सिस्प्लेटिन से कौन जुड़ता है, पीटी ओ एच, ओ एच टू, NH3, NH3 प्लस, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये फॉर्म होती है, ये जो है इसे इंटरेक्ट करेगी। देखो क्या करेगी, ध्यान से देखो इधर, ये आपका ए ऐसे है, ये आपका पी ऐसे है, ये आपका जी ऐसे है, ये आपका पी ऐसे है, ये आपका जी ऐसे है, ये आपका पी ऐसे है, ये ए है। तो देखो प्लेट कैसे जुड़ा है, इधर देखो, यहां है आपका प्लेटिनम, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, देखो इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, यहां NH3, यहां NH3। अब सोचो अगर आप कि इस वाले से ग्वानिन से, इस वाले ग्वानिन से प्लेटिनम जुड़ गया, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ब्रेक हो जाएगी ना। तो आपका जो दो लेयर था ना, जो डबल स्टैंडर्ड था देने, वो क्या हो गया, सिंगल स्टैंड हो गया। ये आपका एक सिंगल स्टैंड, दूसरा आपका स्टैंड ऐसे अलग रह गया, समझ गए। अब ये डैमेज हो गया, मतलब पहले डबल स्टैंडर्ड था, दोनों एक दूसरे से लिंक थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इसके जुड़ने से वो बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और जब ये इधर की तरफ इसको खींचेगा, इधर की तरफ इसको खींचेगा, क्यों खींचेगा, अरे क्योंकि ये ग्वानिन इसके साथ जाएगा ना, तभी तो बॉन्ड बनेगा भाई। ये इसकी तरफ मूव करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा, अगर ऐसे मूव करेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, बेंडिंग, क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, बेंडिंग, बेंडिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। कहने का मतलब है डीएनए क्या हो गया, डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो डैमेज हो गया। और डीएनए के स्ट्रक्चर डैमेज होने का मतलब जो रेप्लिकेशन है वो बंद हो जाएगा, सेल का डिवीजन बंद हो जाएगा। यही तो करना चाह रहे थे हम, इस सेल डिवीजन को हम रोक दें। नहीं तो पूरी बॉडी में या पूरी जगह पे कैंसर, ऐसा होता है ना, कैंसर छोटी सी जगह पे होने के बाद कुल फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। उसको अगर आपको रोकना है क्या करो, डीएनए को डैमेज कर दो। डीएनए डैमेज कर दिया गया, सेल डिवीजन क्या हो गया, स्लो। तो जो पहले ज्यादा दूर में होता अब लोकलाइज्ड हो जाएगा, उसको आप आसानी से धीरे धीरे क्योर कर सकते हो। और ये भी धीरे धीरे, आपको पता है डीएनए डैमेज हो गया, इसका मतलब बाकी सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यहीं से जाती है ना हर जगह पे कि क्या करना क्या नहीं करना, राइट।
तो सारी प्रोसेस धीरे धीरे ब्लॉक और फाइनली जो सेल है वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। समझ में आया आपको कैसे काम करता है ये डीएनए रिप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है बाय बाइंडिंग विद ग्वानिन। ग्वानिन की कौन सी पोजीशन, N7 पोजीशन, बताओ। और देखो एक ही स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ है, दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रैंड से जुड़ता है। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उससे नहीं, एक से जुड़ता है। एक से जुड़ेगा तो अगले वाला अपने आप सेपरेट हो जाएगा, इनके बीच बॉन्ड ही ब्रेक, ये बीच में आ जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सब हट जाएंगे लोग। ठीक है, ये क्या है, फॉस्फेट यूनिट है, राइट। ये है हमारा बेस, एडेनिन ग्वानिन, ग्वानिन एडेनिन, यहाँ पर थाइमीन, यहाँ पर साइटोसिन है। अब बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को, बोलो। आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लगा है डेप्थ में, वो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया था, पूछा था कि बताइए जो सिस्प्लेटिन है वो डीएनए में किस बेस से जुड़ता है और किस पोजीशन से जुड़ता है। तो आपको बेस का नाम, पोजीशन दोनों पता होना चाहिए। अभी पूछेगा कि वो सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ता है कि डबल स्ट्रैंड से जुड़ता है, राइट। दोनों से जुड़ता है या फिर वो जो है सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ता है, दोनों से जुड़ता है, बताओ। ये बात समझ में आ रही है इतनी। चलो अब देखते हैं आगे। देखो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि N7 पोजीशन का मतलब क्या है। पहले देखो एक चीज, देखो शुरुआत में क्या है, पहले होता है सिस्प्लेटिन, देख लो सिस्प्लेटिन, ये क्या है, देखो इधर PT CL NH3 NH3, ये होता है। देखो ध्यान सुनो, ये ब्लड में क्या होता है, ये ब्लड में रहेगा, यहाँ पे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl। भाई जब इसका, जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो ब्लड में आएगा, ब्लड में Cl की कंसंट्रेशन ज्यादा होती थी, बचा रहता है ऐसे। फिर यहां से कहां मूव करता है, ये यहां से मूव करेगा Cl NH3, ये कहां गया, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर, जहां पर Cl की कंसंट्रेशन क्या है, Cl कंसंट्रेशन इज लो। यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, वाटर से एक्सचेंज। क्या होगा, देखो वाटर क्या करेगा, Cl को हटा देगा, तो क्या बनेगा, Cl हटा दो एक, PT, ध्यान सुनो, OH2 Cl, यहाँ NH3, यहाँ NH3, ध्यान रखो ये नहीं जुड़ता है उससे, ध्यान सुनो, ये नहीं जुड़ता है किससे, डीएनए से। ये हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट जुड़ता है, ये जुड़ता है। तो आपसे पूछ ले कि जुड़ता कौन है, तो ये मत लिख देना, ये फाइनली यहाँ पे जाके हाइड्रोलाइज Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, उसके बाद जो बनता है वो जुड़ता है इससे। तो यहाँ प्लस, फिर से यहाँ पे वाटर, Cl माइनस हटा देते हैं, यहाँ जाएगा PT NH3 OH2 2 प्लस माइनस H प्लस या प्लस H प्लस, इधर उधर कर सकते हैं हम लोग इसको, तो जाएगा PTOH OH2। अरे प्रोटॉन निकाला, बाकी कुछ किया नहीं है, ठीक है, राइट। ये हो गया प्लस, ये जो होता है ये डीएनए से जुड़ता है, प्लस डीएनए, ठीक। तो यहां बन जाएगा सिस्प्लेटिन का डीएनए के साथ एडक्ट बन जाता है, वही जो हमने बनाया अभी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी हाइड्रोलिसिस साइटोप्लाज्म में होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए, यहां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी एक्टिविटी शो करेगा, नहीं तो एक्टिविटी शो नहीं करेगा ये, ठीक। तो ये जो है ना, ये लोग जो है जुड़ते हैं, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव, ये तीनों एक्टिव है, इन तीनों में से कोई भी जुड़ सकता है डीएनए से, बट ये नहीं जुड़ता, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी आप सिस्प्लेटिन ले रहे हो वो हाइड्रोलाइज होगा, जो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट होता है वो डीएनए से जुड़ता है, ठीक। लिख लो जल्दी से।
ये भी जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है, मैंने यहां से दिखा दिया। पर ध्यान रखना जहां दोनों सीएल होंगे वो नहीं, पहले वो हाइड्रोलाइज होगा फिर वो डीएनए से जुड़ेगा। अब देखो N7 पोजीशन समझ लो, देखो क्या होता है। देखो यहाँ प्लेटिनम है, इधर NH3, ऐसे होता है इंटरेक्शन जो होता है इसमें। देखो यहाँ होता है फॉस्फेट, O P डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ शुगर, यहाँ फिर से फॉस्फेट, अब ध्यान से देखो ये है ये है, देखो यहां से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये है ग्वानिन। और देखो पोजीशन का नाम कैसे लिखा जाता है, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये है N7 पोजीशन। समझ में आया? तो पहला ग्वानिन ये हो गया, दूसरा ग्वानिन ये भी देखो, दूसरे वाले को भी देख लो, दूसरा यहां से ऐसे ऐसे, NH, यहाँ NH2, ऐसे, ये भी N7 है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये है इंटरेक्शन जो आप दिख रहे हो ना ऐसे, ये जो दिख रहे हो ना आप, ये क्या है एक्चुअली, वही है GPG प्लेटिनम। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है अमोनिया, एक फॉस्फेट से, दूसरा जो ग्वानिन है उससे, ठीक है। ये है ये समझ में आया? N7 पोजीशन। तो जो नाइट्रोजन है ना, जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, वो भी सिस्टम को स्टेबलाइज करे एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ ये N7, ये पोजीशन N7 है, ये इधर से जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ शुगर है, फॉस्फेट, ये सब अल्टरनेटिंग होता है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना आपको, इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना। समझ गए ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सिस्प्लेटिन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। आपसे पूछेगा दोनों स्टैंड से जुड़ता है कि एक से जुड़ता है, तो एक स्टैंड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? मेनली ग्वानिन से। कौन से ग्वानिन से? जो बगल बगल हैं, राइट, उनसे जुड़ेगा। क्या जो नाइट अमोनिया है वो कोई काम करता है? बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, राइट। फंक्शन के क्या करता है? ये डीएनए के रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि एक चेन से जुड़ेगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड हमारे पास अलग हो गए सिस्टम के, राइट।
अच्छा ठीक है, हो जाएगा भैया, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, राइट, बोल दूंगा मैं। ये बात समझ में आई? पहले बताओ, ये समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा था? ये समझ में आया आपको? ठीक है, ये क्लियर है? तो सिस्प्लेटिन के बारे में आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब एक सवाल आप कहो तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसप्लेटिन है या जो ट्रांस वाला है वो क्यों एक्टिव नहीं है, राइट? तो आप समझ लो कि जो ट्रांस वाला है वो एक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है? यहां लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं समझने के लिए। वाई ट्रांस पीटी NH3 ट्वाइस Cl2 इज इनएक्टिव, जबकि दोनों तो सेम ही है, सिस वाला जो एक्टिव है, ये वाला इनएक्टिव है, ठीक है? इसको आप पढ़ के आना, खुद से पढ़ के आओगे? और निकिल क्यों नहीं ले लिया, पैलेडियम क्यों नहीं ले लिया, प्लेटिनम को ही क्यों लिया, ये भी आप पढ़ के आना, राइट? ठीक है, तो मैं समझा देता हूं, ठीक है, देख लो, नहीं तो क्या ही पढ़ के आओगे आप। देखो इधर, सुनो ध्यान से। ये जो सिलेक्शन है ना, ये जो सिस वाला एक्टिव है, ट्रांस वाला कौन बायोलॉजिकली एक्टिव है? ये वही तो पूछ रहा हूं, क्यों एक्टिव है ये, बायोलॉजिकली क्यों एक्टिव है, वो क्यों एक्टिव नहीं है? ट्रांस वाले में क्या दिक्कत है? ट्रांस वाले में क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो काम कर सकता है भाई, Cl उसके पास भी है, अमोनिया उसके पास भी है, क्या दिक्कत उसमें? बताऊं या पढ़ लोगे, बोलो? अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो मैं आपको दूसरा कुछ बता देता हूं, ठीक है? आप कर लोगे खुद से? छोड़ो, मैं बताता हूं। उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसलिए कुछ भी बताए जा रहे हो, कुछ भी, मतलब डाइपोल मोमेंट 0 है इसलिए, तो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो एक्टिव नहीं होगा। देखो इधर समझो, अच्छा सुनो, पहले देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दो चीजों बेस्ड है, ठीक है? सिलेक्शन जो है सिस और ट्रांस का, तो यहां मैं एक चीज लिखता हूं, एक्टिविटी ऑफ cisplatin is based on थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। ध्यान समझने की कोशिश करो अब, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। चलो मैं क्या करके आपको समझाता हूं। चलो पहले इस टर्म को देखो, ठीक है? देखो इधर, प्लेटिनम, ध्यान से देखना, ClClNH3। अगर मैं यहां पे कोई भी चिलेटिंग लिगेंड ले लूं, ठीक है, ऐसे चिलेटिंग लिगेंड ले लूं, और यहां मैं इसको ले लूं PT NH3 NH3, यहां ClCl, और यहां पर चिलेटिंग लिगेंड ले लूं, तो मान लो मैं Cl को यहां से हटाता हूं, ध्यान से देखना, सुनना पहले, यहां पे मैं इसको हटाता हूं, ठीक है? तो क्या बनेगा? PT NH3 NH3 LL, ये बनेगा। इसमें अगर यही काम करता हूं, PT NH3 NH3 LL, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अगर आप दोनों के केस में ऐसा कोई लिगेंड लगाते हो तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कौन ज्यादा फेवरेबल है, पहला वाला दूसरा वाला? इस तरह के लिगेंड के साथ कौन ज्यादा बेटर इफिशियंसी शो करेगा, पहला कि दूसरा? फर्स्ट वाला ना, ये मोर फेवरेबल हुआ, ये क्या हुआ? लेस फेवरेबल। ठीक है, लेस फेवरेबल होने का मतलब ये इस स्टेट को कम फेवर करेगा। किसको फेवर करेगा? ऐसे कैसे फेवर करेगा ये? देखो इधर, PT NH3 NH3 LL LL, इसको फेवर करेगा, इसको फेवर नहीं करेगा।
बाइंड क्यों नहीं हो सकता? बाइंड क्यों नहीं होता? अभी मैं बाइंड करके दिखाता हूं कैसे बाइंड नहीं होगा। बाइंड क्यों नहीं होगा बताओ, क्या दिक्कत है? अभी बाइंड होगा, देखना। ये मत बोलो बाइंड नहीं हो सकता, ये बोलो कि बाइंड होता है लेकिन वो असर नहीं छोड़ पाता जो असर सिस वाला छोड़ता है। ये बोलो, ये बात सही है। ट्रांस वाला सिस से बाइंड करता है, क्यों नहीं बाइंड करेगा भैया? बाइंड करेगा वो, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो नहीं होता। तो जो डैमेज होना चाहिए वो डैमेज क्रिएट नहीं कर पाता। इसीलिए तो मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखो, अगर यहां पर कोई आप ऐसा सिस्टम लगाते हो तो ये ज्यादा फेवरेबल होगा। इसमें क्या होगा, इस तरह की बॉन्डिंग फेवरेबल नहीं होगी। अगर इसमें फेवरेबल होगी तो आपको ऐसे कुछ जोड़ना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक, देखो अभी, अब समझो। अभी मैं यहां पर ध्यान देखो, ए पी जी पी और जी यूज कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर अगर पीटी होगा तो ये बगल बगल वालों को क्या करेगा, जोड़ लेगा, राइट। जो गैडुल, ये ग्वानिन ग्वानिन इनको जोड़ लेगा तो क्या बना लेगा, ये स्टेबल सिस्टम बना लेगा। लेकिन अगर ट्रांस वाला यहीं पे लाओगे ना, ए पी जी पी, तो देखो ये यहां से जुड़ ही नहीं पाएगा। ये प्लेटिनम ना अगर जुड़ेगा ट्रांस वाला, ध्यान से देखो, तो अगर इससे जुड़ेगा ना, इस जी से, ध्यान देखो, अगर इस जी से जुड़ेगा तो फिर इस वाले, ऐसे क्या लिख सकते हैं, ए पी पी, यहां जी है ना, ऐसे कर देते हैं जी पी, ये इससे जुड़ेगा, इससे इतना दूर से, देखो ऐसे कर सकते हैं, पी टी NH3 NH3 NH3, ये इतनी डिस्टेंस से जुड़ सकता है, ये बगल बगल नहीं जुड़ सकता, राइट। क्यों बगल बगल नहीं जुड़ सकता है? क्योंकि यहां पर ये सिस कंडीशन में क्या है, ट्रांस कंडीशन में, तो ये इससे बगल या इससे बगल, मतलब दोनों ये बगल बगल, अगर आप इसकी बात करो इसकी बात करो तो ये नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? देखो इधर जी पी जी कैसे जुड़ेगा बताओ, ये ऐसे थोड़ी जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि यहां देखो, यहां एंगल कितना आएगा इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री। यहां एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, अगर आप नियर अबाउट, कितना है, 90 डिग्री। तो अगर आपको दो सिस्टम को बगल बगल जोड़ना है तो एंगल कम होना चाहिए। सिस वाले में एंगल कम है, ट्रांस वाले में एंगल क्या है, ज्यादा। और एंगल ज्यादा होगा तो जो एटम होंगे क्या होंगे, दूर दूर होंगे वो। मतलब यहां पर जो आपका जुड़ेगा वो ये जी जुड़ेगा और ये जी जुड़ेगा, बगल बगल वाले नहीं जुड़ सकते, ठीक है, क्योंकि यहां पर एंगल ज्यादा है। समझ रहे हो? अब फिर आप सोचोगे बगल बगल जोड़ दीजिए, अरे भैया फिर ट्रांस ज्योमेट्री क्या रह जाएगी। ट्रांस में जो ज्योमेट्री होती है वो एक सीएल इधर लगा हुआ, एक सीएल इधर, तो एक को यहां से आना, एक को यहां से आना है। तो आपको पता है 180 पे क्या सिस पोजीशन होती है क्या? खुद से सोचो, क्या दो लिगेंड को, इधर सुनो, मैं इधर सुनो, ये दोनों बगल जुड़े हैं, ये सही है या फिर ये सही है? कौन फेवरेबल है बताओ? अगर दो ग्वानिन को हमें बगल बगल जोड़ना, ध्यान सुनो मेरी बात, ग्वानिन बेस को अगर हमें दोनों एडजेसेंट ग्वानिन बेस को जोड़ना है तो बताओ ये इस तरह ज्यादा फेवर करेगा कि इसको फेवर करेगा, इस वाले स्ट्रक्चर को फेवर करेगा या इस वाले को फेवर करेगा, किसको फेवर करेगा? एडजेसेंट ग्वानिन बेस को अगर जोड़ना है तो इसके लिए मोड कौन सा सही है, ये वाला मोड सही है कि ये वाला मोड सही है? कौन सा फेवरेबल मोड है? अरे चीलेटिंग लिगेंड्स इसमें जुड़ते हैं कि ट्रांस में जुड़ते हैं, इतना बताओ। चीलेटिंग लिगेंड पास पास ही तो होते हैं, क्या वो 180 एंगल पे जुड़ते हैं क्या? नहीं, क्या जुड़ते हैं, 90 एंगल पे। तो अगर आपको बगल बगल वाले ग्वानिन को जोड़ना है जिससे कि इफेक्ट हो, जिससे कि डैमेज ज्यादा हो, जिससे कि सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए, बेंडिंग ज्यादा हो जाए, रप्चर हो जाए, उसके लिए आपको बगल बगल ग्वानिन को जोड़ना है। और बगल बगल ग्वानिन अगर जोड़ेगा तो उसके लिए लेस बॉन्ड एंगल की रिक्वायरमेंट होती है, और लेस बॉन्ड एंगल सिस प्रोवाइड करता है, ट्रांस नहीं, क्योंकि ट्रांस में 280 एंगल होता है। तो ये दोनों जो बगल बगल वाले जुड़ते हैं ना, सिस के साथ जुड़ पाते हैं, ट्रांस के साथ ये बगल बगल नहीं जुड़ पाता, तो दूर दूर वाले जुड़ेंगे, एक यहां जुड़ेगा तो एक यहां जुड़ेगा। भाई अगर दो सिस्टम को बगल बगल में जोड़ना है तो देयर शुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ लो बॉन्ड एंगल, ऐसे नहीं जोड़ सकते बगल बगल वालों को यहां से, ठीक है। और वो लो बॉन्ड एंगल रिक्वायरमेंट सिस के पास है, ट्रांस के पास नहीं है। ट्रांस के पास तो 180 एंगल होता है। तो ट्रांस में जो ग्वानिन जुड़ता है
वो एडजेसेंट ग्वानिन, मतलब ये ग्वानिन नहीं जुड़ता, ये जुड़ेगा तो एक दूर वाला ग्वानिन जुड़ेगा। समझ में आई ये बात? अरे बगल बगल जोड़, कितना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दो लोगों को बगल बगल जोड़ोगे तो भैया ऐसा स्ट्रक्चर लेके आओ जिसमें लो बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट हो। बगल बगल होगा तो लो बॉन्ड एंगल होगा ना। लो बॉन्ड एंगल कहाँ आपको मिलेगा? सिस में मिलेगा कि ट्रांस में? अरे सीएल बगल बगल सिस में है, वहां लो बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा। ट्रांस में अगर आपको जोड़ना है तो वो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांस में तो उसको ऐसे घूम के आना पड़ेगा और उतना एंगल नहीं कर सकता वो। तो अगर आपको ग्वानिन को बगल बगल जोड़ना है तो ये फेवर्ड होगा। ये फेवर्ड किस में होता है? सिस में। ये फेवर्ड नहीं होगा, ये किस में होता है? ट्रांस में। तो जो सिस वाला है वो बगल बगल वाले ग्वानिन से जुड़ता है, जो ट्रांस वाला है वो दूर दूर वाले ग्वानिन से जुड़ता है। अब ध्यान से समझो, देखो इधर एक ग्वानिन इधर बगल में, एक जस्ट इधर बगल में है। अगर ये जुड़ेगा तो ऐसे बेंड होगा, ऐसे ऐसे ज्यादा बेंड होगा। मान लो एक ग्वानिन यहाँ पे है आपका और एक ग्वानिन इतना दूर है, तो इनको ज्यादा बेंड होने की जरूरत नहीं है। तो इसके केस में ना लेस स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन, राइट। तो जो डैमेज होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का या जो बाकी डैमेज होता है, वो इतना होता है कि वो फिर से जो है रिपेयर हो सकता है। बॉडी में एंजाइम होते हैं जो डीएनए डैमेज को रिपेयर करते हैं, राइट। वो सरफेस पे आके जुड़ जाते हैं उससे। सिस वाले में सरफेस इतनी डैमेज हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल। सिस, ध्यान सुनो मेरी बात। एक तो पहली चीज स्टेबल नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि चिलेटिंग यहां आपको दिख रहा है। तो ये जो है आपका क्या है? लेस स्टेबल। ये आपका क्या है? मोर स्टेबल। और दूसरा देखो, जब ये दूर दूर से जुड़ेगा ना तो ये डैमेज वेमेज कुछ क्रिएट नहीं करता है, इतना घूमेगा ही नहीं, क्योंकि सिस होगा तभी तो घूमना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात, अगर आपको बॉन्ड एंगल कम करना है तो आपको मोड़ना पड़ेगा इसको ऐसे। मान लो ये हमारे पास सिस्टम है, आपको बॉन्ड एंगल कम करना है तो सिस में आपको ऐसे मुड़ना पड़ेगा ना। सिस के लिए आपको मुड़ना पड़ेगा तभी तो बॉन्ड एंगल कम आएगा। ट्रांस के लिए इसको मुड़ने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ वाला जुड़ गया कि यहाँ वाला जुड़ गया, ये प्लेटिनम है, एक ट्रांस यहाँ से जुड़ गया कि यहाँ जुड़ गया। ये जो आपका डीएनए है ना, इसमें कुछ चेंज ही नहीं आएगा। इसमें ना तो बॉन्ड इसका ब्रेक होना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना तो चेंज जो इसका जो डीएनए स्ट्रैंड है उसमें बेंडिंग आपको दिखेगी ज्यादा, ना उसमें वाइंडिंग आपको दिखेगी ज्यादा। कहने का मतलब है जो डीएनए में डैमेज होगा बहुत माइनर होगा, और इतना माइनर होता है कि जो एंजाइम होते हैं ना उसको रिपेयर कर लेते हैं। मतलब डीएनए का फंक्शन ब्लॉक नहीं हो पाता, ठीक है, सिस वाले में ब्लॉक होता है। और ये जो इतना दूर दूर जुड़ा है ना स्टेबल नहीं है, तो कोई दूसरा लिगेंड अगर आएगा तो हटा भी देगा इसको, ये यहाँ से तोड़ देगा, यहाँ से तोड़ेगा, तो फिर से आपका स्टैंड क्या हो गया? फ्री हो गया। इसमें फ्री नहीं होगा, इसमें जोड़ के रखेगा ये, इसलिए ये इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव नहीं है। हाँ ट्रांस में इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो वीक बॉन्डिंग है, इतना दूर से बन रहा है और जल्दी से वहां से हट भी जाएगा वो, कोई दूसरा लिगेंड आके उसको हटा भी सकता है। भाई और भी तो लोग होते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्या सल्फाइड नहीं होता, क्या क्लोराइड नहीं है ब्लड के अंदर? जब ये लेस स्टेबल है तो हो सकता है क्लोराइड यहाँ पे अटैक करके उसको तोड़ दे, इसको भी तोड़ दे, ये फ्री हो गया फिर से, राइट। यहां पे नहीं फ्री होगा क्योंकि यहां स्टेबल है ये, ठीक है। और जब ये बगल बगल वालों को जोड़ सकता है क्योंकि यहां पर लो बॉन्ड एंगल है, तो ये बगल बगल वालों को जोड़ेगा तो यहां डैमेज भी ज्यादा करेगा। अरे ऐसे समझ लो, एक इंसान को बोल दो सीधा लेट जाओ, ठीक है, मतलब 180, पैर उसका यहां पे है, सर वहां पे है, और दूसरे को तो मोड़ दो ऐसे, सर और पैर को मोड़ दो, तो ये सर और पैर के मोड़ने वाला ये वाला है, ये सीधा वाला है। सिंपल सी बात है, डैमेज यहां ज्यादा होगा ना, यहां सर दिखाई देगा, यहां थोड़ी असर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां इसलिए असर दिखता है, यहां नहीं दिखता है। और यहाँ जो कुछ भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है वो माइनर है, उसको जो डीएनए एंजाइम होते हैं, डीएनए को रिपेयर करने वाले एंजाइम होते हैं, वो उसको फिर से सही कर देते हैं, तो कुल मिला के फिर से फ्री हो जाता है ये। तो इफेक्टिव नहीं है वो, इसलिए क्या है? इनएक्टिव है। समझ में आई बात? और एक चीज देखो, देखो एक चीज और ध्यान सुनो, देखो इधर पहला तो रीजन ये हो गया थर्मोडायनेमिक वाला। काइनेटिक रीजन समझो, देखो काइनेटिक रीजन समझो कि काइनेटिक की वजह से क्यों नहीं होता वो। काइनेटिक रीजन देखो इधर, ये है NH3, NH3, ध्यान से देखना, Cl, Cl, Cl,
मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ ये वाला Cl जल्दी निकलेगा कि ये वाला Cl? कौन ज्यादा लेवाइल है? कैसे पता करते हैं हम कौन ज्यादा लेवाइल है? इसके ट्रांस में देखो, ये क्या है, इसके ट्रांस में अमोनिया, इसके ट्रांस में क्या है, Cl। देखो ध्यान सुनो, ये Cl जल्दी निकलेगा कि ये Cl, पहले ये पता करना है। तो क्या देखना है, ये कैसे पता करते हैं? ये देखो ट्रांस में कौन सा ग्रुप है, यहाँ NH3 है, यहाँ क्या Cl है। NH3 के पास क्या होता है, लेस ट्रांस डायरेक्टिंग पावर, लेस ट्रांस डायरेक्टिंग पावर। Cl के पास क्या होता है, मोर ट्रांस डायरेक्टिंग पावर। मतलब ये हुआ, ये जल्दी रिमूव होगा, इजी रिमूव हो जाएगा, ये स्लो रिमूव होगा, इतनी जल्दी रिमूव नहीं होगा कंपेयर करोगे तो। इसका मतलब क्या है, मोर लेबाइल है ये क्या है, ये है मोर लेबाइल, ये क्या है, लेस लेबाइल। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, ध्यान सुनो, इससे क्या फर्क पड़ता है, जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा ना, तो सेल के अंदर ये इसी फॉर्म में पहुंचना चाहिए, राइट, जैसे है वैसे सेल के अंदर जाना चाहिए इसे। ब्लड में कोई भी रिएक्शन इसको नहीं करना चाहिए, मतलब Cl का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये जो है क्योंकि लेस लेबाइल, इसलिए सीधे ब्लड तक पहुंच जाता है, ये कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जल्दी से हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता? क्योंकि यहाँ पर NH3 लगा हुआ है। ये जो होता है ना, जब ये ब्लड में जाता है ना, तो ये बहुत जल्दी से रिप्लेस हो जाता है। ये क्यों रिप्लेस हो जाता है? क्योंकि ये ज्यादा लेबाइल है, तो ये दूसरे लिगेंड से रिप्लेस हो सकता है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय other amino acids before binding with DNA। अब खुद सोचो, ये जो है जब दूसरे से जुड़ गया तो इसके पास साइट तो ऑक्युपाइड हो गई ना, अब क्या DNA से जुड़ेगा? नहीं भाई, ये लेबाइल है, जल्दी से रिप्लेस हो गया। अब मान लो ड्रग्स लिया गया, ब्लड के अंदर आया, ब्लड में या फिर सेल के अंदर चला गया, सेल के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि ये लेबाइल है जल्दी से उसी से रिप्लेस हो गया। मतलब ये DNA से जुड़ने से पहले किसी और से जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि लेबाइल है ये। इसका मतलब DNA से जुड़ेगा क्या ये? नहीं। अगर नहीं जुड़ेगा तो क्या शो करेगा? इनएक्टिविटी शो करेगा। समझ में आया? ये इसके केस में ऐसा नहीं है, ये जल्दी से नहीं हटता यहां से, ये बाकी लोगों से इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये क्या है? इनएक्टिव है। बताओ, ये बात समझ में आई? भाई जुड़ना तो चाहिए DNA से ना, DNA से तो तब जुड़ेगा ना जब ये किसी और से रिएक्शन नहीं करेगा। ये किसी और से भी रिएक्शन कर सकता है क्योंकि लेबाइल है ये। अब ये रिएक्शन कर लिया, व्हाई इज नॉट कमिंग? एक मिनट भैया, देखता हूं मैं, रुको। आ तो रही है यार, देखो कुछ प्रॉब्लम होगी आपके पास। बाकी लोग बताओ, आ रही है कि नहीं आ रही वॉइस? अरे हमारे यहां तो सब ठीक है। हाँ वही तो, वॉइस ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखो, ये उतना लेबाइल नहीं है जितना लेबाइल ये थी, ये पहुंच जाता है DNA से इंटरेक्ट कर लेता है, ये पहले ही किसी से इंटरेक्ट कर लेगा। जब ये किसी दूसरे से जुड़ेगा, DNA से जुड़ेगा क्या? नहीं। इसका मतलब एक्टिविटी जो है उसकी नहीं रहेगी। तो वो थर्मोडायनेमिक रीजन था, दूसरा काइनेटिक रीजन है। कुछ प्रॉब्लम होगी भैया, देखो एक बार रिफ्रेश करके देख लो, ठीक। तो इतनी बातें मैंने आपको समझा दी। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, जो ऐसा नहीं है कि ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जो ड्रग है सिस्प्लेटिन, इसका साइड इफेक्ट भी है, खासकर ये असर करता है किस पे? किडनी पे। ये कल मैं आपको क्लास में बताऊंगा, खैर ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट इसका भी है। बेसिकली क्या है, किडनी को अफेक्ट करता है, तो खैर उसको रोकने के लिए साथ में एडिशनल मेडिसिन दे दी जाती है जिससे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े उस पर, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। इतनी बातें आपको सिस्प्लेटिन के बारे में, कल आप क्वेश्चन करोगे नेट वाला तो आपको खुद पता चल जाएगा। लो बॉन्ड एंगल के स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आएगा सर, फिर क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूं कि जब सिस जो है, सिस के पास जो है, अगर कोई भी आके जुड़ेगा तो
क्योंकि यहाँ पर लो बॉन्ड एंगल, भाई सिस में तो बॉन्ड एंगल 90 होता है ना, तो बगल बगल वाले लोग जुड़ जाएंगे, और बगल बगल वाले लोग अगर जुड़ेंगे तो मान लो एक ऐसी चेन है, अगर इसको ज्यादा बॉन्ड एंगल जोड़ना है तो नॉर्मली जुड़ सकता है, लेकिन अगर इसको बॉन्ड एंगल कम करना है तो घुमाना पड़ेगा ना, मोड़ना पड़ेगा खुद को। जो खुद को मोड़ेगा ना तो जो चेन है वो डिस्टर्ब ज्यादा हो जाएगी, उसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन ज्यादा दिखेगा आपको, तो डीएनए डैमेज ज्यादा हो जाएगा, इतना डैमेज हो जाएगा कि रिपेयर नहीं होता। ट्रांस वाले में डैमेज नहीं दिखता आपको, क्योंकि दूर दूर जुड़ता है वो, ठीक है। ट्रांस में जो पोजीशन खाली है वो 180 पे है, तो उस पे जुड़ने में क्यों उसे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूं, ऐसे समझो, देखो इधर एक छोटी सी बॉल में रखता हूं, और यहाँ एक डोनर एटम, ये एक डोनर एटम, समझो इधर छोटी सी बॉल है, अगर मुझे इस छोटी बॉल से जुड़ना है तो हमें अपने हाथ को इतना मोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर यही मैं फुटबॉल रख दूं इतना बड़ा और मैं अपने हाथ को जोड़ूं तो मुझे इतना मोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जहां पर बॉन्ड एंगल की रिक्वायरमेंट कम है ना, वहां पर आपको ज्यादा मोड़ना पड़ेगा ये, और जितना ज्यादा मोड़ोगे ना उतना स्ट्रेन जनरेट होगा, जितना स्ट्रेन होगा आपका डीएनए उतना डैमेज हो जाएगा, वही तो करना है हमें, डैमेज हो जाएगा तभी तो काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर यही देखना है आपको, यहाँ दूर दूर जुड़ता है ये, दूर दूर से, राइट, ये यहां से ऐसे जुड़ जाएगा इस तरह से, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता इसमें। दूसरा, जब ये ऐसे जुड़ेगा तो इतना कुछ इफेक्टिव इंटरेक्शन तो है नहीं, तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अरे यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही थी, ये लोग जुड़ भी रहे थे, ये सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, ये उतना स्टेबल थोड़ी होगा, ये इतनी दूर दूर से लोग जुड़ेंगे ना, तो बढ़िया इंटरेक्शन है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक से होगी, इसलिए। और दूसरा, ये यहाँ से ये हट सकता है, कोई दूसरा लिगेंड आएगा तो ये हट सकता है, और यहाँ मैंने बताया कि पहले भी हटा देता है, ये पहले ही किसी से रिएक्शन कर सकता है, ये इसमें ये सब क्वालिटी नहीं है। तो अच्छी बात ये कि यहाँ लो बॉन्ड एंगल है, इसलिए बगल बगल वाले को जोड़ लेता है। यहाँ पर इसके ट्रांस में अमोनिया अमोनिया है, तो ये लेस लेबाइल है, ये सब प्रॉपर्टीज की वजह से सिस इफेक्टिव है, ट्रांस नहीं है। कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो पूछो आप, कॉन्सेप्चुअली अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिस कॉम्प्लेक्स है, तो सिस में तो 90 डिग्री एंगल होता है ना, तो बगल बगल जुड़ेगा, कोई जुड़ेगा तो, ट्रांस में 180 एंगल होता है तो वहां दूर दूर जुड़ेगा, जब कम एंगल पे जुड़ेगा तभी तो स्ट्रेन दिखेगा आपको, ठीक है। और ध्यान रखना, एडजेसेंट पोजीशन से जुड़ता है, एडजेसेंट से जुड़ेगा तभी आपको ज्यादा चेंजेस दिखेंगे, ठीक। ठीक है, तो इतनी बातें सिस्प्लेटिन या एंटी कैंसर ड्रग के बारे में ध्यान रखना। वैसे मैंने सोचा था कि मैं एक ही क्लास में इसको खत्म कर दूंगा, बट मुझसे ज्यादा टाइम लग गया, मुझे लगा कि मैं आपको समझा दूं शायद आपको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में आने लगा है, तो मैं आपको समझाने में लग गया, तो इसलिए पूरा टाइम चला गया हम लोग का इसी में। बट होपफुली उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये एंटी कैंसर ड्रग के बारे में, सिस्प्लेटिन काम कैसे करता है, ट्रांस इनएक्टिव क्यों है, क्यों सिस वाला से, और निकिल पैलेडियम प्लेटिनम क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, इसको मैं कल आपको बताऊंगा, राइट। निकिल पैलेडियम प्लेटिनम क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, क्योंकि वो ज्यादा लेवाइल होते हैं, यहां लिख सकते हो, इसी ग्रुप का तो मेंबर है। अरे प्लेटिनम ही लिया गया ना, प्लेटिनम लिया गया है ना यहाँ पे, ये क्यों नहीं लिया गया निकिल पैलेडियम, क्योंकि ये मोर लेबाइल है, लेबाइल होगा ना तो पहले से ही क्या हो जाएगा, लिगेंड एक्सचेंज फास्ट होगा, लिगेंड एक्सचेंज फास्ट होगा, तो ये लोग भी पहले से ही रिएक्ट कर लेंगे किसी से, तो ये डीएनए से जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले ही रिएक्शन कर लेंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, इनएक्टिव। समझ में आ रही है बात ये, क्यों निकिल और पैलेडियम नहीं लिया गया, बिकॉज दे आर मोर लेबाइल, मैं आपको पढ़ा चुका हूं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो जो लेबाइल होगा, तो अगर ये ब्लड के अंदर आएगा तो पहले रिएक्शन कर लेगा किसी से, इसका सीएल हट जाएगा, कोई दूसरे जुड़ जाएगा, जब ये पहले से किसी जुड़ गया तो अब डीएनए थोड़ी जाके जुड़ेगा, डीएनए जुड़ेगा नहीं तो डीएनए को डैमेज नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा तो एक्टिविटी थोड़ी मतलब है। प्लेटिनम जो है इनके कंपेरिजन में लेस लेबाइल होता है, क्योंकि आप जानते हो 3D से 5D में जाने पर लेबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है, इनर्टनेस आपकी इंक्रीज करती है, पढ़ाया है ना मैंने आपको ये, ठीक है। चलो फिर ये ध्यान रखना, होपफुली कल एक क्लास और लग जाएगी इसकी, जिसमें एंटी आर्थराइटिस हमें पढ़ाना है, बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी पढ़ानी है, थोड़ा सा टेक्नीशियम 99M के बारे में। देखो मैं आपको ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो बहुत सारे और भी एग्जाम होते हैं ना, उन सबके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, हालांकि कल आप नेट का क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर ड्रग्स में आया है, मेटल मेडिसिन में, ध्यान सुनो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर नेट या गेट में आया है मेटल्स इन मेडिसिन वाले टॉपिक से, तो आया है इसी से, एंटी कैंसर ड्रग्स, इसलिए मैंने सिंथेसिस
एक्शन कहाँ जुड़ता है, क्या काम करता है, सब कुछ इसीलिए बता दिया, इसलिए मैंने इतना टाइम इसमें लिया। बाकी सब में जो इमेजिंग एजेंट है या जो एंटी आर्थराइटिस है, बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, बाकी सब में वो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, वो सब 1 घंटे में सब हो जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम इसीलिए देना पड़ा, और इसमें इसलिए क्योंकि इसमें डेप्थ में भी क्वेश्चन आने लगा है अब, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बताया। ठीक, कुछ भी आपको लॉजिकली समझ में ना आया हो, कॉन्सेप्चुअली समझ में ना आया हो, आप पढ़ना, कल मुझसे क्लास में फिर से पूछ लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, उसमें सब कुछ लॉजिकल है। क्यों प्लेटिनम लिया गया, मैंने आपको समझा दिया। क्यों सिस होना चाहिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ट्रांस क्यों नहीं होना चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया। राइट, किससे जुड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टेबल जो है स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया, उसका सिंथेसिस कैसे होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सिस प्लेटिन से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ट्रांस वाला क्यों इनएक्टिव है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक, एमीन लिगेंड क्यों लिए गए हैं, मैंने आपको यह भी बता दिया कि एमीन लिगेंड क्यों लिए गए हैं, क्योंकि एमीन के पास ज्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग पावर नहीं है, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ब्लड में जो है, ब्लड के थ्रू साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है। अगर ज्यादा अच्छा आप डोनर, ज्यादा अच्छा ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड लोगे ना, अमोनिया की जगह पे मान लो कार्बोनिल ले लो आप, तो फिर वो पहुंचेगा ही नहीं सेल तक, वो पहले ही रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सीएल को जल्दी से हटा देगा, वो सीएल को जल्दी से हटा देगा, तो इसका मतलब सिंपल, वो पहले ही किसी से रिएक्शन कर लेगा। तो अगर पहले ही किसी से कर लेगा तो डीएनए से रिएक्शन थोड़ी करेगा वो, समझ रहे हो। तो सेलेक्टिविटी भी मायने रखती है, इनर्टनेस भी मायने रखती है, एमीन क्यों लिया गया ये भी आपको पता चल गया, समझ गए ना। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एंटी कैंसर ड्रग में ये चीजें क्यों है, तो होपफुली मुझे लगता है बता दोगे, और रटना मत, ठीक है। और ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ आपको बता चुका हूं मैं। चलो ठीक है, शाम को क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं 8 बजे। आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज ट्रांस इफेक्ट वाला पोर्शन, ठीक है। ओके, टेक केयर। वो अच्छे से पढ़ना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।